उम्र भर तो बंदूक लटकाई जंगलों में शिकार खेलता फिरा, कभी पढ़ने लिखने की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, और जब बूढ़ा हो गया तो आप बेटी लिखने बैठा हूँ। मेरा नाम एलन क्वार्टरमैन है, मैं डरबन का रहने वाला हूँ, जो जनूबी अफ्रीका की मशहूर बंदरगाह है। मैं पहले शिकार खेलकर अपनी रोजी कमाया करता था, हाथी मारे दानत निकाल कर बीच दिए, शेर मारे खाली उतार कर फरोख्त कर दिए, कभी मौके मिला तो एक जगह का सामान ले जाकर दूसरी जगह बीच दिया। गर्ज इसी धुंधे में बड़ी भली गुजार औकात हो जाती थी। फिर खुदा का करना किया हवा कि एक दिन मेरी सर हेनरी और कैप्टन गिट से मुलाकात हो गई। ये उस जमाने की बात है जब मैं हाथी का शिकार खेलकर केप टाउन लौटा था। कुछ दिन केप टाउन में सस्ताने के बाद मैंने सोचा कि यहाँ पड़े रहने से फायदा डरबन चलना चाहिए, वहाँ कोई ऐसा काम मिल जाए कि मेरे दिन फिर जाएं। ये सोचकर मैं डरबन जाने वाले जहाज में सवार हो गया। मेरे साथ दो और आदमी जहाज में सवार हुए। उनकी शक्ल सूरत ऐसी थी कि मुतासर हुए बगैर न रह सका। उनमें से एक आदमी था इतना चौड़ा, चकला सेना और लंबे लंबे हाथ मैंने किसी के नहीं देखे। शक्ल सूरत से वो वस्त्रदार आदमी मालूम होता था। मुझे तो ऐसा लगा जैसे पुराने वक्तों का कोई शहजादा मेरे सामने खड़ा हुआ है। के साथ जो आदमी था वो मुझे समंदरी फौज का कोई अफसर लगा। दोपहर के वक्त जहाज रवाना हुआ, मौसम बहुत खराब था। शाम को इत्तफाक से मेरी मुलाकात चश्मे वाले साहब से हो गई। तारुफ होने पर पता चला कि उनका नाम कैप्टन गिड है और वो पहले समंदरी फौज में मुलाजिम थे। उनके साथी का नाम सर हेनरी है। अभी हमने एक दो बातें ही की थी कि जहाज की घंटी बजी, जिसका मतलब ये था कि रात का खाना चुन दिया गया है। हम खाने के कमरे में पहुंचे। कैप्टन गिड, सर हेनरी और मैं पास बैठे थे। अधर अधर की बातें होने लगे। गिड ने हाथी के शिकार का जिक्र छेड़ दिया। उस पर मैंने कहा, आपने बात करने के लिए खूब आदमी को चुना है, हाथियों के बारे में क्वार्टरमैन से ज्यादा कोई नहीं जानता। ये सुनकर सर हेनरी चौंक गए और उन्होंने आगे झुककर मुझसे पूछा कि आपका नाम क्वार्टरमैन है। मैंने कहा, जी हाँ। पूरी बात तो मेरी समझ में न आई, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो कह रहे हूँ शक्कर है। खाना खाकर बाहर निकले तो सर हेनरी ने मुझे अपने केबिन में चलकर चाय पीने की दावत दी, जो मैंने कबूल कर ली। हम तीनों टालते हुए सर हेनरी के केबिन में गए और चाय पीने लगे। थोड़ी देर बाद सर हेनरी ने पूछा, मेरा ख्याल है कि पिछले बरस इन्हें दिनों आप बमांगवाटो नामी किसी जगह शिकार खेलने गए थे। मैं हैरान हुआ कि सर हेनरी को ये कैसे मालूम हो गया। मैंने जवाब दिया, जी हाँ, किया आपकी वहाँ न्यूल नामी किसी आदमी से मुलाकात हुई थी। सर हेनरी ने कहा। मैंने कहा, जी हाँ, वो मेरे पड़ाव के करीब ही ठहरा था। अजीब बात है कि न्यूल के बारे में मेरे पास एक वकील की छठी भी आई थी, जिसका मैंने फौरा ही जवाब दे दिया था। सर हेनरी ने कहा, वो मेरा ही वकील था। आपने खत में लिखा था कि न्यूल अपनी बैलगाड़ी बेचकर एक गैराबाद और नामालूम इलाके की तरफ जाना चाहता है और जिम नामी एक शख्स उसके साथ है। आपने ये भी लिखा था कि न्यूल के जाने के कोई 6 महीने बाद आपने वही बैलगाड़ी एक पुर्तगाली ताजिर के पास देखी। ताजिर ने आपको बताया कि बैलगाड़ी उसने किसी गोरे से खरीदी थी। उससे ये साबित हुआ कि न्यूल गाड़ी बेचकर पैदल ही सफर पर रवाना हो गया। कि आप मुझे ये बता सकते हैं कि न्यूल ने ये सफर क्यों किया और वो कहाँ जाना चाहता था? मैंने उस बारे में कुछ सुना तो था। मैंने जवाब दिया, दरअसल उस मौजू पर बात करने से बचना चाहता था। सर हेनरी बोले, मैं उस सिलसिले में आपसे कुछ मशवरा करना चाहता हूँ। मेरे वकील ने कहा है कि आप उस इलाके के नहायत मोतबर और ईमानदार आदमी हैं। फिर चंद लम्हे खामोश रहने के बाद उन्होंने कहा, निवाल मेरा भाई है, हम दो ही भाई हैं। वो मुझसे छोटा है। हम दोनों में बड़ी मोहब्बत थी, लेकिन 5 साल पहले एक बात पर हमारा झगड़ा हो गया। इत्तफाक से इन्हीं दिनों वालिद साहब फौत हो गए। उन्होंने कोई वसीयत तक न छोड़े। कानून ये है कि अगर बाप वसीयत किए बगैर मर जाए तो सारी जायदाद बड़े बेटे को मिल जाती है। चुनाचा निवाल के हिस्से में कुछ न आया। उसने सोचा कि इंग्लिस्तान में रहने से तो कुछ हासिल ना होगा, अफ्रीका चलना चाहिए, शायद वहाँ किस्मत खल जाए। हम दोनों के ताल्लुकात खराब थे। जाने से पहले वो मुझसे मिला तक नहीं। जब कई साल तक उसकी कोई खबर न आई तो मुझे फिक्र हुई, आखिर आपके खत
से पता चला कि वो जिंदा है। मैं अपने दोस्त कैप्टन गिड को साथ लेकर इसे ढूंढने निकला हूँ। लाख नाराजगी सही वो है तो मेरा सगा भाई, मैं इसे ढूंढ कर रहूंगा, चाहे उस कोशिश में मेरी सारी दौलत ही क्यों ना खर्च हो जाए। अब आप बताइए कि निवाल के सफर के बारे में आपको और क्या मालूम है। मैंने कहा आपको सब कुछ बताए देता हूँ, लेकिन ये वादा कीजिए कि ये राज आप तक ही रहेगा, किसी को कानो कान खबर ना होगी। सर हेनरी ने कहा, क्वार्टरमैन साहब, मैं अपने भाई को ढूंढने जाऊंगा। मेरा इरादा सलीमानी पहाड़ों तक जाने का है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं उन्हें पार करके और आगे भी जाऊंगा। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? मैं उन लोगों में से हूँ जो खून खून कर कदम रखते हैं। सर हेनरी का सवाल सुनकर मैं कुछ घबरा सा गया। ये सफर अपनी मौत को दिद्वत देने के बराबर था। मैंने कहा, सर हेनरी, मुझे तो माफ ही रखिए। उस बढ़ापे में जान जोखों के सफर करने की हिम्मत मुझ में नहीं। उसके अलावा मेरा इकलौता लड़का उन दिनों इंग्लिस्तान में डॉक्टरी की तालीम हासिल कर रहा है। अगर मैं मर गया तो वो अपनी तालीम मुकम्मल न कर सकेगा। सर हेनरी ने कहा, मेरे पास दौलत की कमी नहीं और मैं उस मुहिम पर जाने से हरगिज़ बाज न आऊंगा। अगर आप मेरे साथ चलने की हामी भर लें तो आपको मुंह मांगी अजरत पेश भी दी जाएगी। मैं उस बात का भी पक्का इंतजाम कर दूंगा कि अगर कोई ऐसी वैसी बात पेश आई तो आपके बेटे को रकम मिल जाएगी कि वो अपनी तालीम मुकम्मल कर सके। दूसरी बात यह है कि अगर हमें हीरे मिल गए तो वो आप और गिड आपस में बांट में, मुझे हीरे नहीं चाहिए। उसके अलावा मुहिम का तमाम खर्च भी मैं ही बर्दाश्त करूंगा। अब फरमाइए कि आप मुझसे मुआमिला करने के लिए तैयार हैं कि नहीं? मैंने जवाब दिया, सर हेनरी, आपने इंतहाई फराख दिली का सबूत दिया है। मुझ जैसा मामूली हैसियत का आदमी आपकी पेशकश को ठकराने के हमाकत नहीं कर सकता। ताहम मैं उस बारे में चंद दिन सोच विचार करना चाहता हूँ। डरबन पहुँचकर मैं अपने फैसले से मतला कर दूंगा।